Hello students, welcome to my channel KS Class. Today we are going to study Fundamental Unit of Life Cell from class 9. ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसे हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम कुछ टॉपिक्स 4 to 5 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टेड्स, सेंट्रोसोम्स. सो लेट्स बिगिन आवर सेशन. माइटोकॉन्ड्रिया टिनी बॉडीज ऑफ वेरिंग शेप्स, साइज, डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ स्मॉल टिनी बॉडीज़ होती हैं जो कि शेप्स और साइज़ में डिफरेंट होती हैं एक दूसरे. ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज़ बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन. ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है बैक्टीरियाज में, ब्लड सेल्स में, ह्यूमन बींग्स के. और इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी को सिंथेसिस करता है जो कि एक एनर्जी रिच कंपाउंड है. जो एनर्जी है वो सेल के अंदर एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है या यूज़ होती है, तो इसीलिए एटीपी को सिंथेसाइज करता है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आता है जनरली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में. एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं. इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है. ऐसे एटीपी को, एटीपी जो है ये हमें रिक्वायर्ड होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्योंकि एनर्जी की फॉर्म है, इसीलिए हम इससे सिंथेसाइज कर सकते हैं कुछ केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि डीएनए, और मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करवा सकते हैं जैसे कि लोकोमोशन. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का या सेल का लोकोमोशन हम इससे परफॉर्म करा सकते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहलाता है. सेमी ऑटोनोमस का यहाँ मीन्स है हाफली डिपेंडेंट. हाफली डिपेंडेंट मतलब से न्यूक्लियस है. माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूक्लियस की हेल्प थोड़ी बहुत एनर्जी के लिए चाहिए होती है, थोड़े बहुत कमांड्स के लिए चाहिए होती है. माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंसी है, के पास अपना डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और दूसरा इसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी होता है, और ये एनर्जी सोर्स है. तो इसीलिए आधा तो खुद ही अपना काम कर लेता है, बस थोड़ा बहुत इसे न्यूक्लियस के कमांड की, उसकी थोड़ी बहुत पावर की से ज़रूरत पड़ती है. ताकि आप इस पिक्चर में देख ही रहे होंगे, ये है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यहाँ पर प्रेजेंट है ये, और राइबोसोम्स हैं इसके पास. डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रही होंगी. एटीपी सिंथेसाइज हो रही है यहाँ पर, ये रही. और ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, ये वाली, और ये इनर मेम्ब्रेन है इसकी, ये वाली. अंदर ये जो बन रही है ये वाली, और ये सिस्टर्नी है. जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक पाथ लाइक स्ट्रक्चर ऐसी दिख रही थी ना, वही है यहाँ पर भी सिस्टर्ने. और मैट्रिक्स है यहाँ पर, ये जो खाली जगह यहाँ पर दिख रही है वो, और इंट्रासेलुलर स्पेस भी यहाँ पर प्रेजेंट है. मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा देती हूँ, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा बिल्कुल. ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है. इसमें सब कुछ जो भी एटीपी सिंथेसाइज का परफॉर्मेशन हो रहा है, या इसके पास जो भी अपना डीएनए है, जो भी ये वर्क कर रहा है, लोकोमोशन का वर्क कर रहा है, मैकेनिकल वर्क कर रहा है, पाउंड को सिंथेसाइज करने का वर्क कर रहा है, सब होगा वो मैट्रिक्स में परफॉर्म होगा. क्योंकि इसके पास अपना एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, राइबोसोम्स भी हैं, जिसकी वजह से ये अपना प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर सकता है. नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ प्लांट सेल्स एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. ये प्लांट सेल्स में होते हैं और एनिमल सेल में ही एब्सेंट होते हैं. यानी कि प्लास्टिड्स की हम जितनी भी बात करेंगे हम सिर्फ प्लांट सेल्स के लिए करेंगे, एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनिमल सेल्स में, वैसे ही प्लास्टिड्स होते हैं. इनके पास भी अपना एक जीनोम होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि डीएनए और राइबोसोम्स. प्लास्टिड डिवाइडेड होते हैं 3 टाइप में. पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होता है, लेकिन इसके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर नहीं होता, बाकी सारे कलर्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड होता है और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है. नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट. ये जो है ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं और हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है. ये ग्रीन पिगमेंट होता है इनके पास अपना, इसीलिए ये ग्रीन कलर होते हैं, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. ये किचन ऑफ द सेल कहलाते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. ये इनके जो रीज़न है, पूरा क्लोरोप्लास्ट जो है वो 2 रीजन्स में डिवाइडेड होता है. पहला होता है ग्रीना और दूसरा होता है स्ट्रोमा.
ग्रेना जो है स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड्री या फिर फ्लैट एंड डिस्क्ड सैक्स भी बोल सकते हैं, जिन्हें हम थैलाकॉइड्स बोलते हैं। यानी कि ग्रेना जो है फ्लैटली डिस्क जो होती है ना, डिस्क सैक की तरह होता है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे होंगे, ये हमारा ग्रेना है। यहाँ पर ये पूरे जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये पूरा का पूरा ग्रेना है। इसमें से एक एक डिस्क को हम थैलाकॉइड कहते हैं, यानी सिर्फ एक डिस्क को, और पूरे डिस्क के कलेक्शन को हम ग्रेना कहते हैं। स्ट्रोमा जो है होमोजीनस मैट्रिक्स होता है, जो कि ग्रेना को एम्बेडेड करने का काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है स्ट्रोमा। ये आपको दिख रहा होगा, ये मैट्रिक्स जो है ये होमोजीनस मैट्रिक्स, यानी एक ही टाइप का जो ये मैट्रिक्स है, इसी को हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये एम्बेड करता है, यानी कि इसी से कनेक्टेड होते हैं सारे ग्रेनास। और स्ट्रोमा जो है वो कंटेन करता है कुछ एंजाइम्स, कुछ फोटोसिंथेसिस एंजाइम, जिन्हें हम स्टार्च ग्रेन्स, डीएनए या राइबोसोम्स कह सकते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। ये आपको मतलब डिफरेंस बताएगा ग्रेना और स्ट्रोमा में क्या डिफरेंस होता है, इनका मेन वर्क क्या होता है। ग्रेना जो है लाइट रिएक्शन परफॉर्म कराता है, जबकि स्ट्रोमा जो है डार्क रिएक्शन की साइट होती है। तो इनके बीच में मेन डिफरेंस है कि जो ग्रेना है, यहाँ पर ये जो ग्रेना है, ये इसका मेन वर्क क्या है कि ये लाइट रिएक्शन को परफॉर्म कराएगा। इस थैलाकॉइड के पास में फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है, और उस फोटोसिंथेसिस जब इनके अंदर थैलाकॉइड्स के अंदर परफॉर्म होती है तो ये फूड जनरेट करते हैं, और उसी को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, जो कौन परफॉर्म कराता है, ग्रेना। स्ट्रोमा रात में डार्क रिएक्शन है, रात में जब लाइट नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, तब जो स्ट्रोमा है वो डार्क रिएक्शन परफॉर्म करता है और फूड को स्टोर करता है। तो ये इनके मेन फंक्शन है, इन्हें आपको याद रखना होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए भी और अंडरस्टैंड करने के लिए भी कि ग्रेना और स्ट्रोमा में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इज़ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड, सॉलिड फिल्ड और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस। हमारे वैक्यूल्स होते हैं वो फ्लूइड यानी कि फ्लूइड वाटर में आ गया, और सॉलिड कुछ सॉलिड पार्टिकल्स उनका फिलअप होता है, और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ये स्टोरेज सैक की तरह होता है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, फ्लूइड फिल्ड है ये पूरी तरह से। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर वैक्यूल प्रेजेंट होता भी है तो ये एक टेम्परेरी वर्क करता है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत स्मॉल होगा और टेम्परेरी वर्क करेगा, कुछ ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं होगा इसका। ये ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम करेगा, प्रोटीन को, वाटर को, जैसा कि आप देख रहे हैं वाटर पूरे में स्टोर्ड है लेकिन फ्लूइड फिल्ड है। वैक्यूल जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को सेल के अंदर बैलेंस करवाता है। ये स्टोर करता है टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट को प्लांट सेल में, यानी कि जो भी टॉक्सिक रिएक्शंस होते हैं उसमें जो बाय प्रोडक्ट आता है या एंड प्रोडक्ट आता है उसे स्टोर करता है प्लांट सेल्स में। ये टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है प्लांट सेल को। नेक्स्ट आते हैं पेरोक्सीसोम्स पे। पेरोक्सीसोम्स क्या है? स्मॉल स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। जिस प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी उसे भी ये बहुत पावरफुली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। पेरोक्सीसोम्स लिवर सेल्स में और किडनीज़ में मिलते हैं। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं किसके लिए? कुछ ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस को रखने के लिए, जैसे कि हम जब रिमूवल करते हैं वेस्ट का सेल से या डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं वेस्ट का सेल से, फॉर्म कराने के लिए ये स्पेशलाइज्ड होते हैं पेरोक्सीसोम्स। नेक्स्ट आते हैं हम अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? अब ये सेंट्रोसोम्स जो हैं ये एनिमल सेल में प्रेजेंट, सिर्फ प्लांट सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन में बाउंडेड नहीं होती है, लेकिन ये 2 ग्रेनुअल को कंटेन करते हैं, जिन्हें जो कि सेंट्रियोल्स की तरह होते हैं। सेंट्रियोल्स मीन्स जो कि होलो और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से बने हुए स्ट्रक्चर के हों। हम सेंट्रियोल किन्हें कहेंगे? जो होलो और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में फॉर्म्ड हो। और किससे बने हो? माइक्रोट्यूब्यूल से। जैसे पिक्चर में देख रहे होंगे ये है हमारा एनिमल सेल, छोटा सा जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है सेंट्रियोल्स।
या हम इन दोनों को मिलाकर कह सकते हैं सेंट्रोजोम्स। अब इस सेंट्रोजोम्स के एक तरह से दो पार्ट हो गए, दो सेंट्रियोल्स हो गए। अब इन्हें हम सेंट्रियोल कहते हैं। पाइप होलो पाइप जो आपको दिख रही हैं, सिलेंड्रिकल पाइप जो दिख रही हैं, ये सारे क्या हैं, सेंट्रियोल्स। और एक ट्यूब को हम माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे, और सारी मिलके क्या बना देंगी, सेंट्रियोल बना देंगी। ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किसकी फॉर्म में होते हैं, पोलर कैप्स। मतलब वहाँ सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होंगे, वहाँ पर पोलर कैप्स प्रेजेंट होंगी। और पोलर कैप्स वहाँ पर सेल डिवीज़न में वर्क करेंगी, जैसे एनिमल सेल में कर रही थी। और दोनों में ही पोलर कैप्स हों या सेंट्रोजोम्स हों, ये दोनों ही स्पिंडल फॉर्मेशन में वर्क करती हैं, जो कि सेल डिवीज़न के लिए इम्पॉर्टेंट है। So with these topics we will come at the end of this chapter. So at last I suggest you to watch all MCQ based questions of this chapter in my videos, which was updated already in my channel. Thank you for watching my video. Like, share and subscribe my channel, and you can also follow us on Instagram and Facebook page, and also in Telegram channel, where all notes of this session and other session updated. Thank you.